Welcome you, my dear student. Today we are starting part 2 of our chapter number 11 I. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर आई और आइस के जितने भी पार्ट्स हैं उसका क्या वर्किंग है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हमें होती है, ये सब चीजें हमने उस पार्ट के अंदर पढ़ी थी। अब बात करते हैं हम उस आइस के कारण हम जो डिफरेंट जो इवेंट्स अपने सराउंडिंग होते हैं वो देखेंगे, यानी कि मेनली यहां पर देखेंगे किस तरीके से डिफ्रैक्शंस होता है, किस तरीके से जो एनवायरनमेंट में होने वाली जो इवेंट्स है वो हमें ऐसे ब्यूटीफुल कलर और ब्यूटीफुल वर्ल्ड को किस तरीके से दिखाती है वो हम देखेंगे। यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट है ब्यूटीफुल वर्ल्ड वो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई गर्मजोशी के साथ हमारे इस क्लास की। देखिए यहां पर आप देख रहे हो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आपने इससे पहले जब हमने लाइट का चैप्टर किया था वहां पे हमने देखा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डेविएटेड हो जाती है, मतलब ओरिजिनल पाथ में नहीं जाकर वो बेंड हो जाती है जब वो अपने मीडियम को चेंज करती है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये एक क्या है? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। और प्रिज्म से जब भी लाइट पास होती है और जब भी व्हाइट लाइट पास होगी तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और इस इवेंट को अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहां पर किस तरीके से ये चीज हो रही है। जैसे यहां पर एक लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आने के बाद यहां से गई और यहां जाने के बाद जानी तो चाहिए थी वो इस तरीके से सीधी सीधी, लेकिन वो यहां पर क्या हो गई? डिफ्रैक्ट, और यहां पर आ गई। और यहां से लाइट कैसे जानी चाहिए थी? इस तरीके से सीधी, बट गई कैसे? इस तरीके से। और ये जो आउट वाली जो आपको मैंने बताया था क्या कहलाता है? एमर्जिंग एंगल। ये जब लाइट वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब आपको बताया था एक ग्लास स्लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था हमने। ग्लास स्लैब के अंदर किस तरीके से लाइट आती है और लाइट उसमें से पास होती है, ये चीज हमने वहां पर देखी थी। और यहां पर ये क्या है? प्रिज्म। तो देखो एक मीडियम है ये वाला एयर और ये वाला है ग्लास। यानी कि देखो ये वाला क्या है? ये मीडियम क्या है और ये मीडियम क्या है? बताओ। एयर मीडियम क्या होता है? हमेशा रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम? रेयरर। और ग्लास मीडियम क्या होगा? डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। और वहां पर आपने पढ़ा था जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो लाइट क्या होती है? बेंड होगी। किसके टुवर्ड्स? नॉर्मल के टुवर्ड्स। और जब डेंसर से रेयर में जाती है तब लाइट अवे हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। कहां से? नॉर्मल से। क्लियर है? यहां पे भी ऐसा ही चीज हो रहा है। देखिए यहां पे पढ़िए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब रे ऑफ लाइट है एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है तब क्या होता है? इट गेट्स बेंट ट्वाइस द एयर ग्लास इंटरफेस। तो 2 बार वो क्या होती है? बेंट होती है। देखो एक बार बेंट यहां पर हुई, यहां पर हुई, दूसरी बार बेंट वापस जब बाहर निकली तब हुई, 2 बार बेंट हुई। ठीक है। The emerging ray is deviated by an angle to the incident ray. This angle is called the angle of deviation. और इस emergent angle को ही अपन क्या बोलते हैं? ये वाला जो एंगल है, जो ओरिजिनल लाइट ऐसे जानी चाहिए थी और डेविएशन के बाद ऐसे आई है, और इसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं? जब इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इनके बीच के जो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये देखो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। व्हाइट लाइट से किस तरीके से ग्लास प्रिज्म में निकलता है और जब पास होता है वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे 7 कलर के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। देखते हैं। जैसे देखिए ये व्हाइट लाइट, अब सर बोलोगे कि सर ये तो व्हाइट दिख नहीं, ये आपने येलो कलर से बताया। एक्चुअल में व्हाइट है, ये आपको इंडिकेट करने के लिए बताया। अगर मैं ये व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट इसको एरो बना देता तो आपको दिखाई नहीं देता, इस कारण से इसको कलर से बनाया।
तो ये जो व्हाइट लाइट है वो जैसे ही यहां पर आई तो वो क्या हुई, इस 7 कलर के अंदर वो क्या हो गई, डिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो वी फॉर वॉयलेट, ठीक है, आई फॉर इंडिका, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ठीक है, इस तरीके से ये 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। चलिए, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जो मैंने अभी बताया वही चीज यहां लिखी हुई है, वापस पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। कह रहा है कि जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट है इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कहां से पास होती है, एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है, तब क्या होता है, इट इज स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। ये जो बैंड ऑफ कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसी स्प्लिट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, 7 कलर्स का एक झुंड बन जाता है, और उस झुंड को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस झुंड को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और इस इवेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्योंकि व्हाइट लाइट यहां पर एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो रही है, कितने कलर के बैंड बन रहे हैं, 7 कलर के। एक क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हैज द कलर, कौन कौन से कलर है, V for violet, I for indigo, B for blue, Z for green, Y for yellow, O for orange and red, जिसको हम बोलेंगे, याद करने की ट्रिक है इसकी, विबग्योर। क्या बोलेंगे, विबग्योर। ठीक है, अगर ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते तो वो इसे याद करें बेजानिया पिलाना। ठीक है, तो द रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट, रेड लाइट है वो सीधी सीधी निकलेगी। इसी कारण से आपने देखा होगा सड़क पर या जितने भी खतरे के निशान है, डेंजर के निशान है, वो रेड लाइट से बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड लाइट सबसे ज्यादा दूर से अच्छी एकदम क्लियरिटी से हमें दिखाई देती है। ठीक है, एंड द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाली व्हाइट लाइट यहां पे आई और इस तरीके से ये 7 कलर में डिवाइड हो गई। ये 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, मतलब वापिस से व्हाइट लाइट को हम पास किया। देखो, ये यहां पर मैंने प्रिज्म डाला और प्रिज्म से पास किया, और व्हाइट वाली है वो कलर के अंदर बट गई, और वापिस इन्हीं 7 कलर के स्पेक्ट्रम को वापिस प्रिज्म से पास किया, तो हमें वापिस से क्या मिल जाएगी, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। लेकिन उसको कंटिन्यूसली किस में निकालना पड़ेगा, 2 प्रिज्म से निकालना पड़ेगा। क्लियर है, बात करते हैं। When a beam of light is passed through a glass prism, जब बीम ऑफ लाइट को एक ग्लास प्रिज्म से पास किया जाता है तब क्या होता है, देखिए, इट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। कंपोनेंट कलर्स कौन से हैं, विबग्योर्स। देयर आर 7 कंपोनेंट कलर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस फ्रॉम अ प्रिज्म। ठीक है, ये वही घटना है जब सफेद लाइट व्हाइट लाइट को ये 7 कलरों में डिवाइड कर देती है। When these colors are allowed to fall on an inverted glass, अब इसको ग्लास स्लैब को कैसा कर देना है, उल्टा, इन्वर्टेड, जैसे दिख रहा है ना यहां पर। ठीक है, इसको कैसे कर देना है, इन्वर्टेड। जैसे ही इन्वर्ट किया तब क्या होगा,
ग्लास प्रिज्म इट रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस, ये क्या करेगा, ये जो 7 लाइट में स्प्लिट हो रखा है इसको रिकम्बाइन वापस जोड़ देगा और एक व्हाइट लाइट के रूप में वहां से रिफ्रैक्ट करके निकाल देगा, पास कर देगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चीज देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन। आपने देखा होगा जब भी बारिश आती है, बारिश जब रुक जाती है और एयर के अंदर मॉइस्चर्स की क्वांटिटी यानी कि पानी की बूंदें जब रहती है एटमॉस्फेयर में, तब जो सूरज से जो रोशनी आती है वो रोशनी क्या होती है, उस पानी की बूंदों के कारण रिफ्रैक्ट हो जाती है और उस पानी के बूंदों के कारण जब डिफ्रैक्ट होती है तो डिफ्रैक्ट होने के बाद वो कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और जहां पर वो जो पानी की बूंदे हैं वो एज ए प्रिज्म की तरह काम करती है और जिसके कारण हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनबो। इंद्रधनुष, क्या बोले, इंद्र भगवान ने धनुष निकाला है, देखो इंद्र भगवान खुश हो गए। तो वो इंद्र भगवान खुश नहीं हो रहा है, दिस इज दिस पार्ट ऑफ अ फिजिक्स। डिफ्रैक्शन एक इवेंट हो रहा है वहां पर, समझ गए, जस्ट अ डिफ्रैक्शन। क्लियर है? बात करते हैं। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शोवर, मतलब जब बौछार भरी बारिश होने के बाद ये सब चीजें देखने को हमें मिलती है। बारिश आती मजा आ जाता है ना। बीच में तो ऐसी हालत हो गई थी जैसे पता नहीं कोई भट्टी पे बिठा दिया हो, मैं ना, जैसे गर्म हो रहे थे। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन। ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसमें व्हाइट लाइट उस प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है? ऑफ सनलाइट। अब डिस्पर्जन कहां से हो रहा है? सनलाइट। यहां पर जो लाइट आ रही है वो कौन सी, कहां से आ रही है? सन से आ रही है। और ये व्हाइट लाइट यहां आती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जब पास होती है तो ये जो ऑब्जर्वर है यहां पे ये हम खड़े हैं मस्त, ठीक है, और ये हम जब देखेंगे तो हमें ये 7 कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है? ऐसा इंद्रधनुष सा बना हुआ अलग अलग कलर का, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जैसा मैंने बताया जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी की छोटी छोटी बूंदे, वो प्रिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एज अ प्रिज्म की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड finally refract it again when it comes out of the raindrops. Due to dispersion of sunlight, the internal reflection by the water droplets, we see the rainbow colors. तो देखो ये पानी की बूंद है, रेन ड्रॉप, इसमें से किस तरीके से लाइट आई और अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफ्रैक्ट हुई। जब इसका डिस्पर्जन हो गया यहाँ पर तो ये 7 कलर के अंदर क्या हो गई? डिवाइड हो गई। समझ में आई मेरी बात? और हमें नेचर का सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है? इसलिए इस चैप्टर का नाम, जो इस पोर्शन का नाम था अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो ये है नेचर की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स जिसे देखने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़े? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? आप देखते हो एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन जिसके कारण जब भी आप तारों को देखते हो और तारे ऐसे टिम 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 टिमाते दिखते हैं और छोटे बच्चों को जैसे स्टोरी सुनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल है वो भी एक इवेंट है किसका? फिजिक्स का। समझ गए? तो फिजिक्स इज एवरीवेयर। फिजिक्स इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना। मीन्स फिजिक्स आप पढ़ रहे हो यानी कि यू जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ नेचर, व्हाट आर गोइंग ऑन आवर सराउंडिंग, वी आर स्टडिंग दैट पार्ट इन आवर फिजिक्स पोर्शन। ओके ओके सर, अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोल दी, चलो हिंदी में बता देते हैं आप। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज, मीन्स थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, धीरे धीरे। ठीक है? ये भी गाना गाते हुए बुला रहा है क्या? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
फिर इसको जिंदगी में बदलाव पैदा कर देंगे और कलर कलर दिखाई दे देंगे। तो ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ, और आपको सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। वो जो पुष्पा बोले था झुकेगा नहीं, ये बोलेगा झुकेगा। कितना झुकेगा ये बताएगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है, वो बताएगा कितना झुकेगी। कौन झुकेगी? लाइट, यानी कि लाइट कितनी बेंड होगी, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो लाइट भी बेंड ज्यादा होगी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस देन द कूल एयर बिलो। जैसी कूल एयर, देखो एटमॉस्फेयर में हवा का दबाव कैसे होता है, नीचे की तरफ कूल होता है, कूल एयर होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है? हॉट एयर होती है, एकदम हॉट। ठीक है, सो लाइट ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या होती है? इस नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होता रहता है? बेंड होती चली ही जाती है। ठीक है, तो देखो इसकी रियल पोजीशन तो ये है यहां पर, और हमें दिखाई कहां देता है? ये यहां पर, इस जिसके कारण ट्विंकल ट्विंकल होता रहता है। फिर हम पोएम भी याद देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। So the real position of a star is different from its apparent position. तो इसकी जो रियल पोजीशन है हमें अलग दिखाई देती है किसकी? इसकी apparent पोजीशन में, जिसके कारण हमें ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहां पर ये भाई साहब देख रहे हैं, बढ़िया, ये स्टार को देख रहे हैं, ये स्टार की रियल, देखो स्टार को देखा इसने इससे, यहाँ जाना तो चाहिए यहां पर, लेकिन जैसे ही ये देखेंगे एटमॉस्फेयर के कारण ये लाइट यहां गई, यहाँ पर वापस क्या हो रही है? रिफ्रैक्टिव हो रही है, क्योंकि बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये बैंड होते होते यहां पर, और दिखाई कहां दे रहा है इसको? स्टार वहां पर है, कहां? यहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर। तो बोले कि सर ये क्या आंखों से पता नहीं कौन सा नशा किया है, तो ऐसे घूमते घूमते दिख रहे हैं। तो वो एक्चुअल में नशा जो आपके आई से निकलने वाली जो लाइट है, लाइट रेज आ रही है, बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, इसने नशा किया है, आपने नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसका ही रीजन है, जिस रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्यों। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट एंड ड्यू टू चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर के कारण, उसके अंदर रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार इज समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर। मतलब कुछ टाइम हमें एकदम बहुत ब्राइट दिखाई देती है और कुछ टाइम हमें एकदम लुल्लू सी दिखाई देती है, लुल हो जाती है। ठीक है, जैसे पीके हुआ था लुल, ये भी लुल हो जाता है। एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल, और हमें कैसा दिखाई देता है? ट्विंकल, मतलब टिमटिमाते हुए, कभी जलेगा कभी बुझेगा, कभी जलेगा कभी बुझेगा। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ। प्लैनेट क्या होते हैं? क्लोजर होते हैं टू द अर्थ देन स्टार्स, स्टार्स के कंपैरिजन में। तो द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स। तो जो लाइट आती है स्टार से, उसको एज अ पॉइंट सोर्स की तरफ मतलब कंसिडर किया जाता है। एंड द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंडेड सोर्स। और लाइट जो प्लैनेट से है वो एज ए एक्सटेंडेड सोर्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं। सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। और लाइट जो प्लैनेट से आती है वो क्या कर देता है? इसको नलिफाई कर देता है, जिसके कारण से प्लैनेट तो हमें टिमटिमाते नजर नहीं आते, एकदम कंटिन्यूअसली चलते हुए नजर आते हैं, जबकि तारे बहुत दूर होते हैं, पॉइंट साइज में होते हैं, और वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर समझ तो हम बहुत कुछ जाते हैं, और क्या है कि परीक्षा तक हमें याद नहीं रहता, उसका तो भाई हम क्या कर सकते हैं। बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही एक अच्छा सोर्स है जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। जितना रिवीजन आप करोगे उतने ही अच्छे बनते चले जाओगे।
अब बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो भाई किस तरीके से जो सनराइज, आपको पता है सूर्य उदय से पहले ही सूर्य की लाइट आ जाती है एटमॉस्फेयर में, कैसे, और सूर्य अस्त होने से पहले ही, ठीक है, सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें लाल लाल लाइटें दिखाई देती है वहां पर, मतलब फिर भी अंधेरा नहीं होता है, क्यों? वो चीजें बात करते हैं। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर सनराइज। सन हमें सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर सनसेट, सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, डूबता हुआ से दिखाई देता है। लोग जाते हैं ना सनसेट पॉइंट गए, कहां पर गए? सनसेट के, कहां गए? सूर्य को डूबते देखते गए, ठीक है, खुद की जिंदगी डूबी हुई पड़ी है, पर हमें किसको देखना है? सूर्य को डूबते हुए देखना है। टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, द अपीरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एट सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो देखिए इस तरीके से ये जो सनसेट, देखो रियल पोजीशन सूर्य की यहां पर है, ठीक है, अपरेंट पोजीशन इसकी यहां पर है। ये अगर ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है तो जब सनसेट होगा, वो सनसेट इसको हो तो गया है वो सनसेट, लेकिन अपन को यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? इसको यहां पर दिखाई दे रहा है, डूबता हुआ से दिखाई दे रहा है। रिफ्रैक्शन एक इवेंट है, जैसा अभी हमने देखा था ना, ये ऐसा किस में देखा था अभी, जिसके अंदर रेनबो बना था, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीज हमने देखी थी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के अंदर जो ये देखा था रीजन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के अंदर ये सेम टू सेम था। रेनबो के अंदर तो वहां पर क्या था? डिस्पर्जन था, रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन का मेन जो कंप्लीट एप्लीकेशन वो हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, और इसके अंदर जब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के अंदर भी मेन जो रीजन है वो क्या है? रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसे छीन बिन करके हमारे पास आती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह आप सोए रहते हो और आपके घर वाले एक अंधेरे कमरे में सोए, घर वालों ने थोड़ी सी खिड़की खोल दी, और खिड़की खोलते ही सूरज की सीधी सीधी रोशनी आपके मुंह पे, और आप उस रोशनी के अंदर आप छोटे 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 धूल के कण और रोशनी का जो लाइट आ रही है उसका पाथ कंप्लीटली आपको नजर आता है नजर। तो इस पाथ को जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अरे वो टिंडे नहीं जो खाते हो मम्मी बनाती है, वो आपको पसंद नहीं है, वो अलग है। ये टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो लाइट से रिलेटेड है। ओके, टिंडे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, पता है मुझे टिंडे पसंद नहीं है आपको, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, when a beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to the scattering of light by the colloid particles. This is called a Tyndall effect. इसको ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे ये देखो जंगल में जाते हैं, ये जंगल है, जंगल में कैसे ये रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो ये रोशनी किस तरीके से हमें अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर बीम ऑफ लाइट लगाई, इस पानी से गुजरती हुई किस तरीके से रोशनी दिखाई दे रही है, इसको ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। The Earth's atmosphere contains air molecules, water droplets, dust, smoke, etc. When sunlight passes through the atmosphere, the path of light becomes visible due to the scattering of light by these particles. Okay? The color of the scattering light depend upon the size of the scattering particle. Very fine particle scattering blue light, larger particles scatters different colors of light. तो इस तरीके से अलग अलग कलर में हमें लाइट दिखाई देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। Why is the color of clear sky blue? तो भाई हम ये ब्लू है पानी, पानी हनी सिंह का गाने जैसा, अब पानी को तो ब्लू ब्लू करके देख लिया, अब यहाँ पर देखिए जो आकाश है वो आंखें सर ऊपर उठा करके देखते हैं, ज्यादा ऊपर मत उठाना नहीं तो पीछे ही गिर जाओ। तो ऊपर उठा के देखा तो ये जो आपको स्काई दिखता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो देखते हैं ऐसा क्यों। The fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. मतलब जो फाइन पार्टिकल है एटमॉस्फेयर का, उसकी जो साइज है बहुत छोटी होती है, किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। They can
scatter blue light which have a shorter wavelength than a red light which has longer wavelength। मतलब इसकी जो ब्लू लाइट है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्या होगा, स्कैटर हो जाता है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। जैसे देखो ये जो हमने पढ़ाया था ना आपको विबग्योर, इस तरीके से वेवलेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे ऐसे आते हैं ऐसे वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये वाली की बेचारी की शॉर्टर रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, हाई रेंज होती है। क्या होती है, हाई, और इसकी क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। क्लियर। तो वो क्या होती थी, बार बार स्कैटर हो जाती है, और ज्यादा स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है और इस कारण से हमें ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। जबकि हम जैसे ही हमारे प्लैनेट से ऊपर चले जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा जो यूनिवर्स दिखाई देगा वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का। कैसा होगा, ब्लैक कलर का। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the atmosphere scatter the blue colors। तो अब भाई जैसे ही सनलाइट आएगी तो ये क्या करेगी, जो फाइन पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर को और ज्यादा स्कैटर कर देंगे, एंड मोर स्ट्रांगली देन द रेड, सो द स्काई अपीयर्स ब्लू। जिसके कारण क्या होगा, स्काई हमें ब्लू दिखाई देगा, रेड को बेचारे को छिपा देंगे, और ज्यादा कलर ये बिखरेगा तो क्या होगा, ब्लू ब्लू ही दिखाई देगा। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर, अगर अर्थ के अंदर कोई एटमोस्फियर ही नहीं हो तो भाई हम होंगे ही नहीं, हमारा क्या यहाँ काम है। ठीक है, हम भी किसी और यूनिवर्स के कोई पार्ट होंगे। देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई तरह की स्कैटरिंग होगी ही नहीं। अरे भाई हम जब रहेंगे ही नहीं तो देखेंगे कौन। फिर भी साइंटिस्ट ने देख लिया कि भाई अगर एटमोस्फियर नहीं होगा तो क्या पता हम हो जाए, या कुछ मशीनी युग के अंदर हम प्रवेश कर जाए, वहां पर हम देख ले कि भाई अगर एटमोस्फियर नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और द स्काई वुड अपीयर डार्क, स्काई कैसा दिखाई देगा, एकदम काला काला। ठीक है, द स्काई अपीयर्स डार्क एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट पे जो कलर ऑफ द स्काई हमें लाल लाल कलर के दिखाई देते हैं, एकदम आम की तरह। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें आम बहुत पसंद है ना, ऐसा इसलिए आम दिखाई देते हैं। कि सर क्या हुआ था, हनुमान जी छोटे थे तब उड़ के गए और उन्होंने क्या हुआ, सूरज को खा लिया। अब सूरज को आम समझ के खा लिया तो वहां पर लाल लाल दिख रहा था, इस कारण हमें भी लाल लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, लाल लाल दिखने का कोई और रीजन है, वो दिखते हैं हम क्या रीजन है। ठीक, एट सनराइज एट सनसेट द सन इज नियर द होरिजन, मतलब अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। कहा, कौन होता है, सन। ठीक है, ये सूरज चाचा आ गए। एंड फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, और सन जब होरिजन के ज्यादा पास होगा तो एटमोस्फियर की सबसे थिक लेयर के पास से वो पास होगा, और जो ज्यादा थिक होगी उसमें से रोशनी भी क्या आती है, ज्यादा आती है। नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे by the particles of air and the red light and longer wavelength reaches your eyes। तो भाई अब जो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की हो रही है वो क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हमसे क्या होगी, और ज्यादा नजदीक हो गई। तो अब रेड के कंपैरिजन, ब्लू के कंपैरिजन में हमें कौन सा कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर, रेड, क्योंकि रेड की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली ब्लू के। और वो अर्थ क्या होगा, मतलब अर्थ के होरिजन के जस्ट पास से कौन निकलेगा, सूरज चाचा। ठीक है, अर्थ दीदी के पास आएगा। सो द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज एंड सनसेट, और इसके कारण सन है वो लाल लाल दिखाई देता है। आम खाने की, आम की सीजन में नहीं दिखाई देता है, वो हमेशा दिखाई देता है। आप देखना कि सर हम तो उड़ते ही नहीं है, वही उड़ने वाली बीमारी तो आपको करनी पड़ेगी सही। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा, आपको समझ आया नहीं आया उसका जरूर कमेंट कीजिए, और भी कोई दिक्कत है तो उसका भी समाधान होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।